नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11th-12th के प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल लेक्चर तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। केस बेस्ड क्वेश्चन और 5 मार्कर सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूं बेटा। ये हर सवाल तुम्हारे लिए सॉल्व करना देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को एंड तक देखना बेटा। प्रॉमिस किया था जैसी भी हालात हो, जो मर्जी हो, कंटेंट नहीं रुकेगा भाई। लाइव सेशंस भले ही रुक गए हो, लेकिन रिकॉर्डिंग्स आनी नहीं रुकेगी, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको जेन्युइनली मेहनत करनी है भाई, उनको कंटेंट मिलता चला जाए। तो एकदम मरी हुई हालत में वीडियो बना रहा हूं, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार वीडियो को तुम लोग एंड तक देखना और मैक्सिमम बेनिफिट उठाना इस वीडियो का। तो बेटा, एक सवाल केस बेस्ड करेंगे, एक सवाल 5 मार्कर करेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना इस सेशन को स्ट्रेच करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल करवाने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ जो सवाल बच जाए बेटा, वो आप लोगों को खुद से करने हैं, लेकिन हर एक सवाल आपका देखना करना बहुत जरूरी है। The relation between the height of the plant y with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation. This where x is the number of days exposed to the sunlight for x less than equal to 3। तो बेटा, ये y जो है आपका हाइट ऑफ द प्लांट बता रहा है, और x क्या है कि भाई कितने दिन उसको सनलाइट पे एक्सपोज किया गया है। पहला सवाल क्या पूछ रहा है बेटा? फाइंड the rate of growth of the plant with respect to the number of days exposed to the sunlight। rate of growth of plant बताना है, तो इन शॉर्ट dy by dx तुम लोगों को पूछ रहा है। तो पहले पार्ट में सिंपली बेटा dy by dx तुमको पूछ रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ डेज द प्लांट वाज एक्सपोज टू द सनलाइट, यानी कि dy by dx। तो सिंपली बेटा 4 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा -2x/2, यानी कि -x। पहला पार्ट खत्म, तुम्हारे 2 नंबर जेब के अंदर। डज द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 डेज? थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है, ध्यान से समझना एकदम प्यार से। उसने सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? डज द रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। उसने हाइट नहीं पूछा, तो इसी पे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, आपको रेट पे लगाना है, dy by dx पे लगाना है। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे इसको, समझ पा रहे हो ना? d2y by dx2 करोगे, जो कि किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। अब इस पे कॉन्सेप्ट लगाओ, ये लेस देन 0 है, यानी कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह दिखाई दे रहा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट डिक्रीज इन द फर्स्ट 3 डेज, ऐसा आप लिखोगे प्रॉपर्ली। सेकेंड पार्ट क्या है? बट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज। तो सिंपली हाइट पूछ रहा है बेटा, तो y की वैल्यू पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू 2, है ना, आफ्टर 2 डेज। तो 4 इंटू 2 -4/2, यानी कि 2। तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन में सवाल समाप्त। 4 नंबर अपनी पॉकेट में डाल लो। आ जाओ भाई, ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं 5 नंबर में। ऐसा 5 नंबर अगर तुम छोड़कर आते हो बेटा, तो तुमसे बड़ा अपराध कोई नहीं कर रहा है। सिंपल सा सवाल है, y इज इक्वल टू √4 - x²। सबसे पहले मेरी बात को यहां पे समझना, AOI का जैसा मर्जी सवाल आ जाए, जैसा मर्जी सवाल आ जाए, स्केच तुमको बनाना है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। प्लीज स्केच बनाना, उससे तुमको फायदा होगा। एग्जामिनर को लगेगा सही स्केच बनाया तो कैलकुलेशन भी सही करी होगी, तो वो ज्यादा केयरफुली चेक नहीं करेगा तुम्हारी कैलकुलेशन को। ये एक सर्कल की इक्वेशन है बेटा, y², यहां पर 4 - x² हो जाएगा, तो ये x² + y² इज इक्वल टू 4। सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है बेटा? 2 है, और सेंटर क्या है? 0,0। y इज इक्वल टू √4 - x² पॉजिटिव साइन के साथ है, तो मतलब ये तुम्हारा ऊपर वाला आधा सर्कल डिनोट कर रहा है ऐसे। ठीक है, अब कहां से लेके कहां तक लेना है बेटा अपने को एरिया? थोड़ा सा ये सही बना नहीं, इसको सही से बना देते हैं ऐसे। x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू +√3। -√2 का मतलब है -1.4 समथिंग, और इसका मतलब है 1.7 समथिंग। तो बेटा 1.4 समथिंग नेगेटिव में यहां कहीं ले लो, और 1.7 समथिंग यहां कहीं ले लो। लिखना दिखना चाहिए, जैसा वो बोल रहा है वैसा दिखना भी चाहिए। अब तुमको यहां पर शेड जरूर करना है, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि भाई इसने इस एरिया को टारगेट किया है। इसके बाद बेटा इस सवाल में कुछ भी जाननी बचती है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल तुमको सॉल्व करना है। अब ये मत बोलना सर, ये भी मैं कमेंट देखता हूं कि सर
एंड तक सॉल्व कर दिया करो बेटा। जॉन से सवाल को एंड स्टेप तक सॉल्व करने की जरूरत है, तुम्हारे बोले बिना कर देता हूं मैं, लेकिन जो सवाल में जरूरत नहीं है उसमें मैं तुम्हारा टाइम क्यों खोटी करूंगा, मेरे को पता है कि वो तुम कर लोगे, तो वो मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूं यार। उतना तो तुम लोग करोगे ना, उससे तुम्हारी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी सही होगी दोस्त। जहां पे जरूरत है तुमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गगन सर सॉल्व कर दो पूरा, मैं अपने आप ही कर दूंगा। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, -√2 से √3 तक क्या सॉल्व करना है अपने को, √4 - x² dx। बस सॉल्व करो, लिमिट्स को पुट करो, आंसर आ जाएगा। सरल सवाल था, खत्म। अगला सवाल बेटा बहुत क्रिटिकल सवाल है, मैंने अपने चैनल पे एटलीस्ट 5-7 बार ये सवाल करवा लिया होगा, फिर से करवा रहा हूं क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। बहुत स्टूडेंट्स को ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं होते, लेकिन बहुत से स्कूल प्री बोर्ड्स में वाला एग्जाम बेटा रिपीट हुआ है, तो बहुत रिपीटेबल सवाल है। इसी फॉर्मेशन का सवाल दोबारा से देखने को मिल सकता है। लैंग्वेज चाहे सेम ना हो लेकिन फॉर्मेशन सेम हो सकती है, इसलिए आराम से समझेंगे। तो बेटा कह क्या रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस under 2 different categories, boys and girls. There were 28 participants in all. Among all of them, finally 3 from category 1, मतलब boys से 3 सिलेक्ट हुए, and 2 from category 2, गर्ल्स से 2 लोग सिलेक्ट हुए। और बेटा फिर उनको ऐसे ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। बी बोल दिया बॉयज का ग्रुप जो सिलेक्टेड थे, B1 B2 B3 3 कैंडिडेट्स, और गर्ल्स के ग्रुप में हो गया बेटा G1 G2 2 गर्ल्स। तो अब बोला है अपने को हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने आते हैं अपने को। कैसे करेंगे बेटा, यहां पर आपका सेट पहला है बॉयज का, जिसमें अपने पास क्या है 3 बॉयज हैं, और यहां पे दूसरा सेट है जिसमें अपने पास 2 गर्ल्स हैं, G1 G2। तो यहां पर एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे फ्रॉम बी टू जी? आप लोग बोलोगे सर 3 × 2 6। यही 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे दोस्त। अब यही 6 लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहीं से जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, यानी कि पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2⁶। डन। दूसरे सवाल को देखिए, अमंग ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम बी टू जी हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड? अब इसमें से कितने लोग एज फंक्शंस क्वालिफाई कर जाएंगे? तो अगर कुछ बच्चे, क्योंकि मेरे को ऐसा समझ आ रहा है बहुत से बच्चे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे सेशंस देख रहे हैं जो पहले मुझसे नहीं पढ़े हैं और उनको शायद ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाए गए हैं जहां पर भी वो पढ़ रहे थे। तो बेटा आप बच्चों के लिए एकदम बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं, फॉर्मूलाज नहीं भी आते हो ना तो भी लॉजिकली सोच के क्वेश्चन फोड़ सकते हो। देखो आपको बस फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यहां पर आपका पहला सेट है जिसमें B1 B2 B3 है, और यहां पर आपका दूसरा सेट है बेटा जिसमें G1 और G2 है। अब मेरे को फंक्शंस बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे दोस्तों। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले तो यहां पर कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, यहां पर हर एक की मैपिंग होनी चाहिए और किसी भी एक इंसान की 2 मैपिंग नहीं हो सकती, ठीक है। यही होती है फंक्शन की डेफिनेशन। अब आप यहां पर ऑप्शंस देखो कि B1 के पास कितने ऑप्शन है इमेज बनाने के। आप लोग बोलोगे 2 ऑप्शन है, नॉर्मल आपका पीएनसी का कॉन्सेप्ट लग रहा है बेटा। सिमिलरली B2 के पास भी 2 ऑप्शन है, B3 के पास भी 2 ऑप्शन है। तो अगर मैं टोटल आप लोगों से पूछूं भाई टोटल कितनी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, सेटअप्स हो जाएंगे, तो आप लोग बोलोगे सर इन तीनों के पास 2-2 ऑप्शन है, मतलब 2 × 2 × 2 यानी कि 2³ इज द करेक्ट आंसर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा 2⁻3, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट बहुत आसान है बेटा, आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम बी टू बी, बॉयज टू बॉयज, बी डिफाइंड बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स। जब बॉयज टू बॉयज कर रहे हो तो ऑर्डर्ड पेयर में जो लोग आएंगे बेटा वो सेम सेक्स के ही तो आएंगे। चेक इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा अगर आप x, x टाइप का कुछ इमेजिन करोगे, सेम लड़के को खुद से ही रिलेट करवाओगे, तो बेटा ये वाला रिलेशन डिफाइंड रहेगा ना, सेम सेक्स वाला। x और y अगर सेम सेक्स के हैं तो क्या y और x भी सेम सेक्स के होंगे? बिल्कुल होंगे। x और y अगर दोनों लड़के हैं, y और z दोनों लड़के हैं, तो x और z भी तो दोनों लड़के होंगे, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
और वाला पार्ट क्या कह रहा है? और वाला पार्ट और आसान है बेटा। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम बी टू जी, बी डिफाइंड बाय b1 g1 b2 g2 b3 g1। अब देखो, और ये पूछा गया है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है कि ये 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। G1 और G2 एज इमेज, दोनों के दोनों लोग सेट बी वाले एज इमेज दिख रहे हैं, तो ये ऑन टू तो है। B1, अब देखो ये 1 1 है या नहीं है। B1 की इमेज भी G1 है बेटा, और B3 की इमेज भी G1 है। 1 1 में यूनिक इमेज होनी चाहिए लोगों की, ये मैनी 1 है, 1 1 नहीं है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे करोगे बेटा तो तुमको पूरे के पूरे 4 सवाल मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। ये अच्छा सवाल है, जिसने पहले नहीं किया हो उसको जल्दी से समझ नहीं आता। हाँ जी भाई, देखो ऐसे सवाल भी आएंगे। ऐसे सवालों को करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा पानी पी ले, गले में बहुत दर्द हो रहा है। 10th और 12th को ना साथ में मैनेज करना बहुत मुश्किल है दोस्त। और सच बोल रहा हूँ, कोई ऐसा क्रिएटर नहीं है पूरे यूट्यूब पे जो एक साथ 10th की मैथ्स और 12th की मैथ्स पढ़ा रहा हो गैप डेज के अंदर। अकेला मैं कर रहा हूँ। एंड आई होप भाई तुम सैंपल पेपर लगा रहे होगे, और उसके साथ साथ सुपर 500 भी कर रहे होगे। ये नहीं कि धूल खा रही है खरीद के रख ली बस। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो देखो देखो, ऐसा सवाल जब भी आए बेटा, जब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोले, तो तरीका क्या होता है, दोनों लाइंस पे ना पॉइंट को अज्यूम करो पहले। अब पॉइंट अज्यूम कैसे करते हैं, वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, इस पे अगर मेरे को पॉइंट अज्यूम करना है तो मैं आर वेक्टर को दिमाग में इमेजिन करूंगा एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आई जे और के कोफिशिएंट्स कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालूंगा, वही मेरी अज्यूम्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहां पर आई के बगल में है 1, यहां पर आई के बगल में है 3 लैम्डा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की टर्म्स में हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस लाइन के हिसाब से। सिमिलरली बेटा जे के बगल में है -1, और यहां पर जे अपने पास नहीं है, तो सिंपली -1। और यहां पर के बगल में है 6, और यहां पर के बगल में है माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस लैम्डा। तो ये बेटा ऊपर वाली लाइन पे अज्यूम्ड पॉइंट हो गया। अब नीचे वाली लाइन पे भी सेम कार्यक्रम करेंगे, बस यहां पर म्यू है, ध्यान रखना। जल्दबाजी में नीचे भी लैम्डा मत लिख देना बेटा। यहां पर आई कैप वाला है ही नहीं बंदा, तो सीधा सीधा म्यू आएगा यहां। फिर -3 है, और फिर यहां पर 2 म्यू है, तो -3 प्लस 2 म्यू वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 3 माइनस म्यू, है ना, 3 माइनस म्यू। चलो, अब बेटा जब तुम ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हो, अब क्या करते हो, तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो बेटा कुछ ऐसी लैम्डा और म्यू की वैल्यूज होंगी जहां पर ये दोनों के दोनों सेम दिखेंगे, बस अपने को वही हंट करना है बेटा। तो यहां पर देखो, तुमको ना एक बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म बना के दिया हुआ है कि तुमको ना ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। देखो यहाँ पे y से y कोऑर्डिनेट इक्वेट करोगे, -1 तुम्हारा -3 प्लस 2 म्यू के बराबर है, -3 प्लस 2 म्यू के बराबर है। तो यहां से तुम्हारे पास बेटा 2 म्यू आ जाएगा 2 के बराबर, तो म्यू आ जाएगा 1 के बराबर। म्यू की वैल्यू 1 आते ही अब ना एक्स कोऑर्डिनेट पे सेटिस्फाई कराओ, लैम्डा की वैल्यू निकालो। फिर यहां से लैम्डा और म्यू जेड कोऑर्डिनेट पे सेटिस्फाई करवा के देखूंगा कि भाई सेम पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये तरीका होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। तो म्यू की वैल्यू बेटा 1 है, तो 1 प्लस 3 लैम्डा, एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू 1, तो यहां से 3 लैम्डा आ जाएगा आपका बेटा 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0। लैम्डा की वैल्यू 0 रखोगे तो बेटा 6 आएगा, म्यू की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा। 6 और 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब भाई साहब यहां तो अपनी मेहनत बच गई, सेकंड पार्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ नो इंटरसेक्शन, दीज टू आर स्क्यू लाइन्स। तो आप यहां पे प्यार से लिख दोगे ऐसे बोल्ड लेटर में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और आगे बढ़ जाओगे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे सवाल भी आएंगे। अब ऐसे सवालों में खासियत क्या है कि जब आप एग्जाम टाइम में एग्जाम प्रेशर में कर रहे होगे ना, यहां तो मैंने देखो एकदम हल्के हल्के से किया है, तो मेरे को पता है कि मैंने कैलकुलेशन में कहीं पर भी स्क्रू अप नहीं किया है।
जब आप एग्जाम हॉल में कर रहे होगे ना बेटा, आपको यहां पर डाउट आएगा कि यार यहाँ तो इंटरसेक्शन निकलना चाहिए था, मतलब शायद मेरी म्यू की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू में कुछ गड़बड़ है। आप क्रॉस चेक करोगे, करना भी चाहिए एक बारी क्रॉस चेक, लेकिन बार बारी मत करना। आपने दूसरी बारी करा, सेम चीज मिली, तो बेटा ऐसे सवाल भी वो दे सकता है। ये मत सोचना कि कुछ यहां पर गड़बड़ हो गई, कुछ ट्रिक क्वेश्चन है या फिर कुछ फालतू का टाइम वेस्ट कर दोगे। दो बारी आप मैक्सिमम अपनी कैलकुलेशन को चेक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला सवाल है बेटा। एओडी का एक बहुत फेमस वर्ड प्रॉब्लम है, केस बेस्ड में आ जाता है बार बारी, आराम से करेंगे। एन अपाचे हेलीकॉप्टर an Apache helicopter of the enemy is flying along the curve this, ठीक है भाई। A soldier placed at 3,7, ये रहा बेटा सोल्जर बैठा हुआ। सोल्जर को नियरेस्ट पॉइंट पे लाना है इस हेलीकॉप्टर को और फोड़ना है, ठीक है, शूट करना है। तो P, let P(x1, y1) be the position of an helicopter on curve this, then find distance d from P to the soldier placed at 3,7, तो 7, तो डिस्टेंस निकालना है सबसे पहले। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अपना x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 -7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां पर बेटा y1 को x1 की टर्म्स में रिप्लेस करके भी लिख सकते हो, क्योंकि सेकेंड पार्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट सच दैट डिस्टेंस इज मिनिमम। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है सच दैट द डिस्टेंस इज मिनिमम। तो सबसे पहले बेटा एक काम करो, x1 और y1 दो लोग हो गए, इनको अब एक लोग में कन्वर्ट कर दो, पूरे के पूरे डिस्टेंस फंक्शन को x1 में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहां से तुमको y और x में रिलेशन दिया हुआ है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। x1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, x1 स्क्वायर प्लस 7। आपको कर्व के थ्रू पता चल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 7 -7 का होल स्क्वायर। कितनी प्यारी चीज मिल रही है, अंदर 7 और -7 कट गया। ऐसे सवाल आए तो बेटा कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। यहां पर आगे आपके पास x1 -3 का होल स्क्वायर, आपकी एनसीईआरटी में भी सेम मिसलेनियस है विद सेम वैल्यूज, वहीं से केस बेस्ड बना दिया गया है। तो एनसीईआरटी को लाइटली मत लिया करो बेटा। ये हो जाएगा x1 की पावर 4। अब बेटा ये हमारा डिस्टेंस फंक्शन आ गया x1 के साथ। अब अपने को क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, अगले पार्ट में वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मतलब अब यहां से नॉर्मली सवाल को सॉल्व करना है। आपको ये पहले भी बताया गया है, ऐसा आपको सवाल आए जहां पर आपको फंक्शन रूट में दिख रहा हो, क्यूब रूट में दिख रहा हो, तो अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो, फिर कैलकुलेट किया करो, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहां पर बेटा डी मतलब डी स्क्वायर ले लो, इसको कुछ एफ बोल दो, ये हो जाएगा x1 -3 का स्क्वायर प्लस x1 की पावर 4। अब ये बेटा f को मेरे को मिनिमाइज करना है सिंपली, उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। पेन चेंज कर लूं, अलाउड है? चलो df बाय dx1 निकालते हैं। इसके बराबर आएगा 3x1, 3 क्यों लिख रहा हूं, 2x1, 2x1 -3 प्लस 4x1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखो 2 और 4 है, तो 2 को सपाटा कर दो हर साइड से, तो ये हो जाएगा 2x1 क्यूब प्लस x1 -3 इज इक्वल टू 0। एक क्यूबिक बन रही है, तो सबसे पहले बेटा एक हिट एंड ट्रायल से फैक्टर ढूंढोगे। तो आपको x1 इज इक्वल टू 1 डालने पे सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहा है, तो x1 इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब यहां पर आपको बचा हुआ क्वाड्रेटिक लिखना पड़ेगा। आप सिर्फ x1 इज इक्वल टू 1 के भरोसे प्रॉब्लम को आगे नहीं बढ़ा सकते हो बेटा, मार्क्स कट जाएंगे। तो आप लोग बोलोगे x1 इज इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां पर आप ऐसे लिख दोगे इसको x -1, और अब यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक लिखनी पड़ेगी बची हुई। अब ये क्वाड्रेटिक आपको लिखनी आती है या नहीं आती है, ये सवाल है। मुझे पता है बहुत बच्चों को क्यूबिक को डिवाइड करना नहीं आता है लीनियर से, इसलिए मैं इस सवाल में आपको प्रॉपर बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं। 9th लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जाएगी, क्योंकि इस टाइप के सवाल आने तय हैं, एक सवाल आएगा ऐसा क्यूबिक वाला एग्जाम में।
तो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि ये डिवाइड करते कैसे और क्वाड्रेटिक लिखते कैसे। अपनी क्यूबिक क्या थी बेटा, 2x1³ प्लस x1 माइनस 3। 2x1³ प्लस x1 माइनस 3 किससे डिवाइड करना है बेटा, x1 माइनस 1 से। डिवीजन कैसे होता है, यहां पर देखो x1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मिल जाए, बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर 2x1² से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत खूबसूरत बात है। तो यहां पर 2x1³ मिल जाएगा, लेकिन x1 माइनस 1 पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो -1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको दिखेगा कि सर एक -2x1² आ गया एक्स्ट्रा। ऊपर देखो क्यूब के बाद सीधा लीनियर टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है आपके पास। तो अब आप लोग क्या करोगे बेटा, ऊपर इमेजिन करो 0 प्लस x1 और नीचे है आपके पास -2x1²। सब्ट्रैक्ट करो, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये खत्म होगा इक्वल वाली चीज, 0 माइनस ऑफ माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 2x1², और ये प्लस में ही है तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है। इन शॉर्ट 0 प्लस x1 माइनस ये किया है अपन ने, तो अपने को ये मिल गया है। अब सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, x1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x1² मिल जाए, 2x1 से। तो अपने को यहां पे 2x1² तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ -2x1 भी आ गया। अगेन क्या करोगे, माइनस करोगे, खत्म होगा, x1 माइनस ऑफ -2x1 यानी कि 3x1, और फिर इसको उतारोगे -3। अब x1 माइनस 1 से 3x1 माइनस 3 बनाना है, तो सीधा सीधा दिख रहा है सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया सवाल। देखो एंड में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, यहां से तुमको पता चलेगा कि तुमने कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं किया है। तो ये है वो क्वाड्रेटिक। अब देखो मैं तुमको बता देता हूं, ये क्वाड्रेटिक तुमको निकालनी है, लेकिन इस क्वाड्रेटिक का इस सवाल में कोई यूज नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, तो b² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 लेस देन 0 आएगा। तो इस वाली क्वाड्रेटिक से जो तुमने निकाली है तुमको कुछ काम नहीं आया, क्योंकि यहां पर नो रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। इसलिए काम तो तुम्हारा यहीं से ही बनना था, लेकिन तुमको वो फिर भी लिखना पड़ेगा, इसलिए तुमको सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए पेशेंटली करवा रहा हूं इतनी। तो यहां पर बेटा x1 = 1 वाला गेम है, तो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व। अब तीसरा वो क्या कह रहा है, बता दो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके कि डिस्टेंस इज मिनिमम एट दिस पॉइंट, और मिनिमम डिस्टेंस भी निकाल देना, नहीं मांगा तो भी दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे बेटा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, d2f बाय dx12, तो ये हो जाएगा 6x1² प्लस 1। x1 की जगह 1 डालोगे तो बेटा ये 7 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, हेंस x1 = 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 रखोगे, y1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 + 7 दैट इज 8। यही तो बोला था ना, इसी पॉइंट पे तो आ रहा है बेटा, इसी पॉइंट पे तो वो सबसे क्लोज आ जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल दो, सवाल खत्म। चल अगले सवाल की तरफ बढ़े। हाँ जी भाई, इस टाइप का सवाल आएगा। अब देखो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, है ना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये मैं देखता भी हूं कि सर क्वेश्चन को ना लास्ट तक सॉल्व कर दिया करो। जिस क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व करने की जरूरत होगी ना, तुम्हें मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल जो मेरे को पता है कि यार तुम लोग सॉल्व कर लोगे एंड तक, वहां पर मैं तुम्हारा टाइम क्यों खोटी करूंगा। जब वो लेक्चर 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में हो सकता है, फालतू के लिए आधे घंटे मैं तुम्हारे साथ अपनी कैलकुलेशन का मेरे को कोई प्रूफ थोड़ा देना है। मेरे को पता है कि वो तुम लोग एंड तक सॉल्व कर जाओगे, जहां पे जरूरत होगी ना तुमको बोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, वहां पर अपने आप ही एंड तक सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जहां पर मैं बीच में छोड़ रहा हूं सवाल को, मेरे को मुद्दा क्या है, बस तुमको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने, मेरे को पता है कि तुम कैलकुलेशन वहां से निकाल लोगे, कर लोगे कैलकुलेशन। सेम टाइप का सवाल है, ये सवाल हर बच्चे को आता होगा बेटा, डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है। आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट निकालोगे आप लोग सबसे पहले और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे, ट्रांसपोज मारोगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा, और डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते ही हो। फिर आप लोग ए इनवर्स को यूज करोगे और यहां पे इसको ax = b की तरह लिखोगे,
और यहां से x यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आती है, जो आपने फर्स्ट पार्ट में ए इनवर्स निकाला उसको आप मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी कि 10 8 7 के कॉलम मैट्रिक्स से। दूसरा वाला पार्ट भी सिमिलर टाइप का ही यार, ए दिया हुआ है, ए इनवर्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस वाई, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल के सॉल्व करो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है। सेल्फ स्टडी हेल्प स्टूडेंट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग, इट बूस्ट द सेल्फ एस्टीम ऑफ द लर्नर्स। Recent survey suggested that close to 50% learners were self-taught, using internet resources and upskilled themselves. A student may spend 1 hour to 6 hours in a day in upskilling self, ठीक है, themselves. The probability distribution of the number of hours spent by a student is given below. तो बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से, x इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए kx स्क्वायर, 4 5 6 के लिए 2kx और अदरवाइज 0, वेयर x डिनोट्स द नंबर ऑफ आवर्स। पहला सवाल क्या बोला है, एक्सप्रेस द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अबव इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलो भाई टेबल बनाते हैं, आ जाओ टेबल बनाते हैं यहां पर प्यारी सी। सबसे पहले तो आप लोग रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू देख लो, x की वैल्यू क्या क्या जा रही है, 1 2 3 4 5 6 ये जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो अपने को यहां पर चाहिए ऐसे 5, यहां पर मैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखूंगा और यहां पर मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। तो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जब x इज इक्वल टू 1 है बेटा तो मेरी प्रोबेबिलिटी है k के बराबर, x इज इक्वल टू 2 है तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा 9k। 4 5 6 के लिए बेटा 2kx को यूज करोगे तो ये हो जाएगा 4 दुकी 8 8k 10k 12k। ये हो गई आपकी k की टर्म्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख दी। अब सेकेंड पार्ट में उसने यही बोला है कि k की वैल्यू बताओ। k की वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा, इन सब का सम करके 1 से इक्वेट कर देंगे, k की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा 5 5 9 14 14 8 22 22 10 32 32 और 12 44, 44k इज इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 1 बाय 44। सेकेंड पार्ट खत्म। फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट। तो बेटा मीन निकालना है सिंपली तुमको, बहुत आसान सवाल है, इससे ज्यादा आसान सवाल केस बेस्ड में नहीं आ सकता बेटा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो अब अपने को जब k की वैल्यू पता चल गई तो अपने को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है, मीन निकालना है बस। तो अपना मीन क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। मीन क्या हो जाएगा, k प्लस 8k k प्लस 8k प्लस 27k प्लस 32k प्लस 50k प्लस 72k। ठीक है, सबसे पहले k की टर्म्स में ऐड कर दो, फिर k की वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। 9 हो गया और ये हो गया 36, 36 और 32 हो गया आपका कितना 68, 68 और आपका 72 हो गया कितना 140 और 190, 190 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 44, ये आपका मीन आ जाएगा। दिस इज द मीन, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x वेरिड फ्रॉम 1 to 6, 1 और 6 दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड हैं बेटा, तो और कुछ करना ही नहीं है। आपको पता है क्या निकालना है, इन चारों को लेना है, सम कर देना है, k की वैल्यू डाल देनी है, बस इतना आसान सवाल है। समझ रहे हो, फ्री के 4 मार्क्स में इसको बोलूंगा बेटा। अगर तुमको याद है मैंने PYQ का सेक्शन कराया था, कल ही कराया था आई थिंक, उसमें भी मैंने ये दोनों के दोनों सवाल लिए थे और ये दोनों के दोनों सवाल रीसेंट 5 मार्कर्स हैं, कुछ भी नहीं है इन सवालों में जान। ये वाला फॉर्मेशन तुमको पता है, अंडर रूट साइन 2x को कैसे लिखोगे, 1 माइनस और ये रूट के अंदर आ जाएगा तुम्हारे पास साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। साइन x माइनस कॉस x को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला बंदा खत्म हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले साइन x माइनस कॉस x को टी पुट करोगे तो ऊपर तुमको डेरिवेटिव आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और इस वाले सवाल को कैसे करोगे, देखो यहां पर इसको बनाना पड़ेगा a टू द पावर x fx प्लस f डैश x वाले फॉर्म में। तो इस वाले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करके
फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के सम में कन्वर्ट करो। अगर 1 प्लस कॉस एक्स को तुम ऐसे लिख दो तो कोई आपत्ति, और 1 प्लस साइन एक्स पे अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। क्या करो, तोड़ दो इसको और इसको, तोड़ दिया बच्चा, ये हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x बाय 2, और ये हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया, तो ये फाइनली 1/2 सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस tan x बाय 2। अब अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को बताओ, क्या तुमको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिख रहा है? यानी कि क्या तुमको ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा ये इंटीग्रल? इसका आंसर क्या होता है? e टू द पावर x एफ एक्स। लखो, लिमिट डालो, सवाल समाप्त, ठीक है। अब भाई थोड़ा सा हालत हो रही है खराब, देखते हैं कितना लंबा चला गया लेक्चर। 30 मिनट्स हो गए हैं। चलो थोड़े से 4-5 सवाल और करते हैं, फिर जो बच जाएंगे थोड़े से सवाल आपको आज होमवर्क दे देंगे। लेकिन आपको हर एक सवाल करना है बेटा, जो होमवर्क में दूंगा ना वो भी मिस मत करना प्लीज, ठीक है। Airplanes are by far the safest mode of transportation when the number of transported passengers are measured against personal injuries and fatality totals. Previous records state that the probability of an airplane crash is itna percent. Further, there are 95% chances that there will be survivors after a plane crash. Assume that in case of no crash, all travelers survive. यहां से लेके यहां तक जो स्टेटमेंट है ना, इसको दोबारा से पढ़ रहा हूं, डिकोड करते हैं आराम से। प्रीवियस रिकॉर्ड्स बताते हैं प्रोबेबिलिटी एयर क्रैश की क्या है, एयरप्लेन क्रैश की क्या है, 0.00001, 4 बारी 0 है फिर 1 है, इतना परसेंट है। फर्दर देयर आर 95% चांसेस दैट देयर विल बी सर्वाइवर्स, 95% चांसेस है कि सर्वाइवर्स होंगे आफ्टर अ प्लेन क्रैश। Assume that in case of no crash, कि क्रैश नहीं हो रहा है, all travelers survive, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड, ये तो दोबारा रिपीट हो गई स्टेटमेंट, इसको हटा दो। Let E1 be the event that there is a plane crash and E2 be the event that there is no plane crash. Let A be the event that passengers survive after the journey. On the basis of the above information, answer the following questions. Find the probability that airplane will not crash. भाई अगर एयरप्लेन के क्रैश होने के चांसेस ये हैं 0.00001, 0.00001% है, तो एयरप्लेन क्रैश होने के, ना क्रैश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोलो? अगर उतना है क्रैश होने का तो 1 से माइनस कर दोगे ना सिर्फ, तो 1 माइनस दिस 0.0001%, एक जीरो कम रह गया बेटा, इसको बढ़ा दो 0.1%, ठीक है। फर्दर देयर आर 95% चांसेस, चलो ये तो हो गया ना, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 अकर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 अकर्ड। इनका समीशन आप लोगों को बताना है बेटा। तो E1 है अपना कि प्लेन क्रैश हो गया, और E2 है अपना प्लेन क्रैश नहीं हुआ। तो लेट ए बी द इवेंट दैट पैसेंजर सर्वाइव। बेटा अगर क्रैश हो गया तो 95% चांसेस हैं कि सर्वाइवर्स मिल जाते हैं, लोग बच जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 अकर्ड इज नथिंग बट 95%, मतलब 95/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवर्स व्हेन देयर इज नो प्लेन क्रैश। तो बेटा इसने बोला ना, अज्यूम दैट इन द केस ऑफ नो क्रैश ऑल ट्रैवलर सर्वाइव। तो मतलब यहां पर बचने के चांसेस क्या है? 95% नहीं है, 100% है, यानी कि 1। इन दोनों को ऐड करो, सेकंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा अपने को। तो अगर 0.00001% मतलब प्लेन क्रैश हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो लोगों के बचने के चांसेस क्या है? 95% प्लस प्लेन क्रैश नहीं हुआ, यानी कि दिस
1 minus 0.00001%. This needs to be multiplied with 1, क्योंकि अगर प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो सारे के सारे बच जाएंगे। तो ये है आपका थर्ड का ए पार्ट का आंसर। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए अकर्ड। तो बेटा ये तुम लोग डिनोमिनेटर में डाल देना और न्यूमरेटर में क्या डाल दोगे, E2 मतलब सेकंड वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट। बेस थ्योरम लग जाएगी सिंपली। सवाल समाप्त। 4 नंबर तुम्हारी पॉकेट के अंदर। बस यहाँ पे वैल्यूज गंदी है लेकिन सवाल में कोई ज्यादा जान नहीं है, तो बस यहाँ पे जीरोस वगैरह का ध्यान रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना दोस्तों। इक्वेशंस ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको बेटा AB की इक्वेशन दे दी गई है, BC की, CD की, DA की, चारों लाइंस की इक्वेशन दे दी गई है और आपसे बोला है बेटा ये BD डायगोनल की इक्वेशन बताओ। कैसे निकालोगे? एक सवाल आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग सेम चीज करोगे, AD और DC को, AD और DC को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा तुमको? डी पॉइंट मिलेगा। और इन दोनों को सॉल्व करोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे और तुमको क्या मिलेगा बेटा? बी मिलेगा। जब बी और डी मिल जाएगा, दोनों के दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, तो क्या लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाओगे क्या? सिंपल। सवाल समाप्त। आ जाओ भाई, इस वाले सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। कल भी भाई बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल है यार। कल सुबह पहले 4 घंटे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स की क्लास है, फिर तुम्हारे लिए कुछ 2-3 घंटे का रिकॉर्ड करूंगा, एक स्ट्रैटेजी। और मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम्पलर वाला कल तुमको प्रोवाइड कर दूं, और 10th वालों के लिए भी शायद एक आधा सेशन कल होगा। Overspeeding increases fuel consumption and decreases fuel economy as a result of tire rolling friction and air resistance while vehicles, ये सब बेटा बकवास चीज है। Fuel mileage usually decreases rapidly at speeds above 80 किलोमीटर पर आवर, ये दिमाग में डाल लेते हैं। अब क्या बोला हुआ है बेटा? द रिलेशन बिटवीन, डबल बारी लिखा हुआ है इसलिए यहीं पढ़ रहा हूं, द रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजम्पशन FL/100। ठीक है, तो फ्यूल कंजम्पशन बेटा ऐसे नापा जा रहा है, ठीक है, पर 100 किलोमीटर के हिसाब से नापा जा रहा है। एंड स्पीड इज V किलोमीटर पर आवर अंडर सम कंस्ट्रेंट्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड का आपको रिलेशन दिया हुआ है, और फ्यूल जो है वो पर 100 किलोमीटर के हिसाब से नापा जा रहा है, ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड F when V is equal to 40। ओके, F की वैल्यू बतानी है जब V बेटा 40 होगा। तो 40 इंटू 40 इज 1600, तो 16/5 माइनस 40/4 10 प्लस 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16/5 प्लस 4, तो 5 चौक 20, 36/5। ठीक है, ये आपका आ गया F का वैल्यू फॉर द फर्स्ट पार्ट। फाइंड DF/dV। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं फटाफट से। तो DF/dV किसके बराबर आ जाएगा बेटा? V/250, 2V/500, 2 से 500 मैंने डायरेक्टली काट दिया, और यहां पर हो जाएगा बेटा -1/4। ठीक है, फाइंड द स्पीड V फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन F इज मिनिमम। अब बेटा इसी को ही, फाइंड द स्पीड V फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन F इज मिनिमम। अगर मेरे को F को मिनिमाइज करना है तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अब यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसको 0 से इक्वेट कराओगे तो V की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 250/4। तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा तुम्हारा 250/4। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या नहीं है। तो यहां पर तुम लोग इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, D2F, आई एम सॉरी, D2F
अपॉन dv2 किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा 1/250 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो अब तुम लोग बोल दोगे दिस इज द स्पीड फॉर विच फ्यूल कंजम्पशन एफ इज मिनिमम। नीचे वाला पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर at the speed v at which df by dv is equal to -0.01। तो df by dv अपना किसके बराबर है बेटा? इसके बराबर है v अपॉन 250 -1/4। इसको इक्वेट करो -1/100 से, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपना v बाय 250 1/4 -1/100। तो एक काम करो, पहले वाले फ्रैक्शन को 25 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 24/100, ठीक है? 25/100 -1/100 24/100 आ गया। तो v की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बेटा? 24 इंटू 250 अपॉन 100। 5 25 4 25 10 और 6 6 10 60। तो v की वैल्यू आ रही है बेटा 60। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड v विच इज 60 किलोमीटर। तो अब बेटा देखो फ्यूल की कितनी जरूरत पड़ेगी वो उसने पूछा है, टू ट्रैवल 600 किलोमीटर। तो यहां से आपको फ्यूल की क्वांटिटी पता चलेगी। अब v इज इक्वल टू 60 यहां पे डालो फटाफट से। तो अगर तुम v की वैल्यू यहाँ पे 60 डालोगे और यहाँ पे जो फ्यूल मिलेगा वो तुमको पर 100 के हिसाब से मिलेगा, इसने 600 के हिसाब से बोला हुआ है। तो जो भी यहाँ से f आएगा 60 डाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? वो पर 100 के हिसाब से रिलेशन दिया हुआ है, तुमको यहाँ पे 600 किलोमीटर के हिसाब से बोल रहा है। तो जब 60 डालोगे वहां पर तो 100 किलोमीटर में कितना फ्यूल लगेगा वो आएगा। 600 किलोमीटर के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर में बता देता हूं, ओरली रुक जाओ। 60 का स्क्वायर यानी कि 3600, तो 36/5 -15, 36/5 -15 + 14, 36/5 -1, तो 31/5, 31/5 इंटू 6, 31/5 इंटू 6, ये तुम्हारा आंसर आएगा। थोड़ा सा वियर्ड आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? लेकिन तरीका ये है, तुमको समझ आ गया। अब देखते हैं बेटा कितने सवाल रह गए हैं। यार सवाल तो अभी रह गए भाई 8-10। चलो एक काम करता हूं, मैं तुमको ना अब एक एक करके सवाल दिखा देता हूं, ठीक है? अभी आने वाले दिनों में ही इन्हीं को मैं सॉल्व करवा दूंगा दोबारा से। अभी के लिए तुम इतना कर लो। ये रहा तुम्हारा सवाल, टिपिकल 1 ऑन टू फंक्शन का सवाल है बेटा। नेक्स्ट सवाल है अगेन 2023 या 2024 में ही आया है, अच्छी फॉर्मेशन का सवाल है। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में कराया हुआ है, तो अगर पहले लेक्चर्स देखते हो तो शायद पहले समझ रखा होगा, नहीं भी समझ रखा तो बेटा टेंशन मत लेना। मैं 7 तारीख को एक मेगा लाइव करूंगा, उसमें मैं ये सारे के सारे जो भी अभी मैं मिस कर जा रहा हूं ना सवाल, मैं कवर करवा दूंगा, मेरी गारंटी है ये, ठीक है? यहाँ पर ऐसा सवाल हमने किया था बेटा, यहाँ पर अगेन क्यूबिक बनेगी, क्यूबिक को सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला सवाल भी हमने पहले कर रखा है, आप लोग ट्राई करना खुद से एक बारी को। ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपका बेटा अगेन एरिया अंडर कर्व का सवाल है, एक्स मॉड एक्स वाली फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में आई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाली चीज बेटा मैंने कल पीवाईक्यूज वाले सेशन में भी अच्छे से समझाई है। वेक्टर पे बेस्ड बेटा तुम्हारा केस बेस्ड है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 नंबर का सवाल, मैक्सिमम करने वाला, मैक्सिमम मिनिमम वाला सवाल, और ये तुम्हारा बेटा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला सवाल। तो ऐसे ही सवाल तुम्हारे केस बेस्ड और 5 मार्कर्स में आने वाले हैं। एंड थोड़ा सा मतलब सॉरी फील कर रहा हूँ कि इस सेशन को आधा घंटा 40 मिनट और खींचना था ताकि बाकी भी सवाल कवर हो जाते, लेकिन आप लोग करिए, एक एक सवाल जरूरी है। पहले से अगर आप चैनल पे बने हुए हैं तो आपको पता है कि ये सब मैं ऑलरेडी आपको 2 से 3 बारी करवा चुका हूँ, इतना कंटेंट डाल दिया है। तो आप लोगों को ये वाले लेक्चर्स करने हैं, और अगर इनके सॉल्यूशंस आपको चाहिए बेटा, सॉल्यूशंस आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने ये सब चीजें ना करवा रखी हैं।
तो अगर आप इन चेक लेक्चर्स को देख लोगे एक बारी तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन नहीं भी देखोगे तो मैं 8 से पहले इन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड जरूर कर लूंगा, सॉल्व जरूर करवा दूंगा, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, ये 5 मार्कर वाले में आपको जो भी 5 मार्कर बचा है ना आज जो मैंने बोला खुद से करने को, आपको सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और एक मैंने केस बेस्ड वाला भी करवाया था, ये रहा, इसमें आपको ये सारे के सारे केस बेस्ड जो मैंने आपको करवाए हैं एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे, तो आप इन 2 लेक्चर्स के थ्रू बचा हुआ पार्ट कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।